स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो देखो, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज दैट मीन कि जो हिस्टोरियंस हैं वो किस तरीके से अपनी सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को जानने के लिए। तो हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, दे यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। वो लोग क्या कर रहे हैं कि कई तरीके के सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। जो भी वो चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिस भी पास्ट पीरियड के बारे में वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इस बुक में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे तो रफली 700 से लेकर के 750 तक पढ़ेंगे हम। 700 से 750 BC तक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, सॉरी AD तक पढ़ेंगे। एंड यू विल नोटिस, क्या नोटिस करोगे आप लोग कि अगर हिस्टोरियंस को देखा जाए तो देखो, जो टेक्सचुअल सोर्सेज होते हैं, जो लिखे हुए सोर्सेज होते हैं, वो तो बढ़ ही जाते हैं इस टाइम पर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी कंटिन्यूटी हिस्टोरियंस बनाए रखते हैं। जैसे देखा जाए तो दे स्टिल यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। तो ये चीज़ें क्या है, इनको भी वो इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ क्या होती है यहाँ पर, ऐसा तो है कि वो जैसे कि पुराने टाइम पे वो कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन और जो लिखा हुआ रिकॉर्ड्स था उसको यूज़ कर रहे थे इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होता है, 700 से लेके 750 के बीच का जो टाइमिंग है, इसमें क्या होता है कि एकदम से नंबर इंक्रीज़ हो जाता है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का, ठीक है ना। दिस पीरियड में क्या होता है कि एकदम से जो लिखा हुआ टेक्स्ट जिसको हम बोलेंगे, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगता है। और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो पेपर होता है वो धीरे धीरे इस पीरियड में ग्रेजुअली चीपर हो जाता है, बहुत सस्ता मिलने लगता है। एंड वाइडली अवेलेबल, और ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, अवेलेबल रहता है, ठीक है। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्सेस। वाई दे आर यूजिंग दीज पेपर्स, दे आर यूजिंग टू राइट होली टेक्सेस। जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनको लिखने के लिए, जो रूलर्स होते हैं उनका जो वृतांत कह सकते हैं हम एक तरीके से, उनके बारे में जो भी कहानियाँ होती हैं उनको लिखने के लिए। दूसरा, जो संत होते थे, जो महात्मा वगैरह होते थे, उनके जो उपदेश और जो भी लेखन वाला कार्य होता था, यानी लेटर्स और टीचिंग्स होती थी उनके लिए। पेटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड्स के लिए, जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते थे और जो भी मतलब सुनवाई वगैरह होती थी वहाँ पर अदालत में जिसको हम बोलेंगे, तो उन सब के इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसलिए लिखते थे ये लोग। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ द अकाउंट एंड टैक्सेस, तो जितना भी, जैसे मान लीजिए कोई भी लेन देन हो रहा है और कोई भी अकाउंट का काम हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता था इन्हीं पेपर्स पर। एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो कौन कलेक्ट करता था, जो लोग वेल्दी होते थे, जो रिच पीपल होते थे, रूलर्स, और जो मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स यानी मंदिर और मठ वाले जो लोग होते थे वो। एंड दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चिव्स। उनको फिर जो मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे उनको ला कर के रखा कहाँ जाता था, लाइब्रेरीज़ में, और जो इसको हम बोल सकते हैं लेखागार, ठीक है ना, वहाँ पर इनको रखा जाता था। और ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हिस्टोरियंस जो होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ फॉर देम। मतलब इनको यूज़ करना हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो है, डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पर क्या स्थिति बनती है कि प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। आज अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती तो हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले को बोलते हैं और एक ही जैसे कई कॉपियाँ वो निकाल देगा। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मान लो एट प्रेजेंट इलेक्शन का टाइम है,
तो जैसे कि चुनाव चिन्ह मिलता है लोगों को, तो जो इलेक्शन की तरफ से जो उनको साइन मिलता है, उसका वो क्या करते हैं, एक पर्चे पे अपना नाम वाम लिखवा के एकदम अच्छे से छपवा देते हैं, उसको प्रिंट करा देते हैं, और उसके जैसे न जाने कितने पेपर वो प्रिंट कराते हैं। इट इज़ पॉसिबल वाई बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस आर अवेलेबल। ठीक है, तो उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी उन दिनों। वहाँ पर क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, उनको लोग जो है हाथ से लिखते थे। अगर देखा जाए तो आप लोगों ने जैसे कभी किसी फ्रेंड का होमवर्क जो है कॉपी किया होगा, तो समटाइम्स यू फील वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमको क्या है कि अपने फ्रेंड का हैंड राइटिंग ही समझ में नहीं आता है, तो हम केवल वहाँ पर गैस कर सकते हैं कि भाई ये शब्द जो है ये लिखा हुआ है, और उसको हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो उसका रिज़ल्ट ये आउट होता है कि आपके में और आपके फ्रेंड की कॉपी में डिफरेंस हो जाता है ना, कहीं ना कहीं शब्दों का या फिर वाक्यों का डिफरेंस हो जाता है, छोटा छोटा ही सही लेकिन एक ज़रूरी चेंज हो जाता है, एक महत्वपूर्ण चेंज हो जाता है। और सेम थिंग क्या थी, मैन्युस्क्रिप्ट के साथ थी, क्योंकि वहाँ पर कॉपी की जा रही है बाई हैंड, कोई प्रिंटिंग प्रेस से काम नहीं हो रहा, वहाँ पर बाई हैंड कॉपी की जा रही है। तो हो सकता है जो पहले से लिखी हुई है वो जो सेकंड टाइम लिखी जा रही है तो लिखने वाले के समझ में नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हुए, कहीं पर शब्द यहाँ हैं तो कभी सेंटेंस वहाँ हैं, तो इस तरीके से चेंजेस देखने को मिले, और धीरे धीरे करते हुए बहुत ज़्यादा चेंज आने लगा, यानी कि ओवर सेंचुरी जब ये लिखे जाने लगे तो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए थे। देखो ये एक पिक्चर है और यहाँ पर ये स्क्राइब है, यानी कि ये जो इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से लिपिक है, और ये क्या कर रहा है, ये इसको देख करके और यहाँ पर कॉपी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सेम टेक्स्ट बिकेम सस्टेनली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया भाई कि एक ही टेक्स्ट था, लेकिन उसको जब अलग अलग लोगों ने लिखा तो उसमें डिफरेंस आना नेचुरल था, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट था किसी भी ऑथर का, उसको ढूंढना मुश्किल हो गया भाई। एक से दूसरे ने लिखा, दूसरे ने तीसरे से लिखा, ऐसे सदियों तक चलता रहा, तो जो मेन जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट था उसको ढूंढना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो कॉपीज़ थी टोटली, जो अगर हम बात करें तो हम लोग किस पर डिपेंड हो गए, टोटली उन कॉपीज़ पर डिपेंड हो गए जो स्क्राइब्स ने बनाई थी, यानी जो लिपिकों ने लिखी थी। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हिस्टोरियंस को सेम टेक्स्ट, यानी कि सेम टेक्स्ट वाली अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ना पड़ता है, उसका ये जानने के लिए कि एक्चुअली में ऑथर ने लिखा क्या था, ओरिजिनल जो ऑथर था उसने क्या लिखा था। इसको पता करने के लिए उनको एक ही टेक्स्ट जैसी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारी जो अभिलेख होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। ऑन ओकेजन्स ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिक्स एट द डिफरेंट टाइम द 14th सेंचुरी। देखो अगर इसमें देखा जाए तो 14th सेंचुरी में जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी था, उन्होंने अपना पहला जो वृत्तांत लिखा है वो 1356 में लिखा है, और जो दूसरा लिखा है वो 2 साल बाद लिखा था। ठीक है, पहला कब लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने, 1356 में, एंड सेकंड वाज इन 2 years लेटर। ठीक है, 2 साल बाद लिखा। लेकिन 1960s तक, 1960 तक हिस्टोरियंस को ये पता ही नहीं था कि उनका कोई पहला क्रॉनिकल्स भी है, यानी कि पहला कोई भी उनका वृत्तांत भी लिखा हुआ। ये बात 1960 तक हिस्टोरियंस को पता ही नहीं थी, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ के कलेक्शन में वो कहीं ना कहीं दब गया था। अब आता है आपका न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। देखो, द स्टडी ऑफ 1000 years between 700 and 1750 a huge challenge to historians largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period। भाई 700 से 1750 के बीच में जो हिस्टोरियंस को जानना है चीज़ों को, तो वो बहुत ज़्यादा एक चैलेंज भरा हो गया, एक चुनौतीपूर्ण हो गया उनके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे। ठीक है, यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आई, लाइक पर्शियन को अगर हम देखते हैं तो पर्शियन व्हील का इरिगेशन हुआ है। यहाँ पर एक पर्शियन व्हील का इरिगेशन हुआ है, अभी नीचे पिक्चर दिखा दूँगी मैं। एक स्पिनिंग व्हील का वेव करने के लिए उसका मतलब एक तरीके से कहा जाए तो शुरुआत हुई है।
फायर आर्म्स कॉम्बैट में, युद्धों में जो बारूद वाले जो हथियार होते थे उनका यूज़ करना शुरू कर दिया। नए फूड और बेवरेज आए हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी। ये याद रहे कि ये सारी जो फसलें हैं वो हमारे यहाँ की नहीं हैं, ये उन सब के साथ आए थे जो न्यू टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स को अपने साथ लेकर के आए हैं, यानी अपने साथ अदर आइडियाज़ को लेके आने वाले लोग इनको अपने साथ लेकर के यहाँ आए थे। तो एज अ रिज़ल्ट देखा जाए तो दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो टाइमिंग है, ये जो ड्यूरेशन है, वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चारों ही तरीके के चेंजेस देखने को हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। यहाँ पर लोगों ने क्या करना शुरू किया, काफ़ी लंबे डिस्टेंस पर उन लोगों ने जाना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू किया कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में। और एक ग्रुप, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ क्या हुई थी कि एक ग्रुप निकल के आया था, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस टाइम पीरियड में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप निकल के आया जिसको बोला गया राजपूत। राजपूत शब्द जो है वो राजपुत्र से लिया गया है, और राजपुत्र का मतलब है किसी राजा का सन, द सन ऑफ अ रूलर। 8th और 14th सेंचुरी के बीच में ये जनरली उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो योद्धा होते थे और अपने आप को क्षत्रिय कास्ट से मानते थे, अपने आप को क्षत्रिय बोलते थे, ये उन लोगों के लिए यूज़ होता था। देखो भाई, ये व्हील है, पर्शियन व्हील है ये, ठीक है। और ये केवल रूलर्स और जो चीफ्टेंस होते थे, सामंत वगैरह होते थे, सिर्फ उनके लिए यूज़ नहीं होता था, ये उन लोगों के लिए भी यूज़ होते थे जो कमांडर्स हैं या सोल्जर्स हैं, किसी भी अदर मतलब राज्य में अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य में किसी राजा की आर्मी में अगर वो अपनी सेवा दे रहे हैं तो वो भी क्षत्रिय कहे जाते थे। और इनकी जो क्वालिटीज़ थी, जैसे कि लॉयल्टी के सेंस को लेकर के, तो इनके जो पोइट्स वगैरह होते थे उनके द्वारा बहुत गाथाएं गाई जाती थी। तो आज भी आप लोग अगर राजस्थान साइड जाएंगे या फिर जहाँ पर राजा महाराजाओं का ज़्यादा हो रहा होगा तो वहाँ पे आज भी इस तरीके के पोइट गाते हुए आपको मिल जाएंगे। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट, और इसी बीच में क्या होता है कि अदर ग्रुप्स होते हैं जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, इनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने आप को पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बनाने की, ठीक है। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस पीरियड में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, उनको क्लियर किया जा रहा था और एग्रीकल्चर बढ़ रहा था। एक चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि कुछ एरियाज़ में भाई बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चेंज देखने को मिल रहा था और कुछ में थोड़ा सा कम। तो अब ये जब चेंज हो रहा था तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे, उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा, वहाँ से प्रवास करना पड़ा। और कुछ लोगों ने भाई मतलब ज़मीन का यूज़ करना शुरू कर दिया और जो उनका जो काम था उसको बदल के उन्होंने अपने आप को पीसेंट्स बना लिया, यानी किसान बन गए वो लोग। These new peasants group gradually became to be influenced by regional market, chieftain, priests, monasteries and temples। धीरे धीरे ये लोग किससे प्रभावित होने लगे, जो रीजनल मार्केट था, जो इनके प्रदेश का जो मार्केट था वो, और जो सामंत, पुजारी, जो मठ और टेम्पल वगैरह, इन सब से क्या होने लगे थे, ये अपने आप को इन्फ्लुएंस्ड करने लगे थे, प्रभावित होने लगे थे। और ये एक पार्ट बन गए किसका, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बन गए, एक जटिल और बड़ी सोसाइटी का पार्ट बन गए। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, और इन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। इसके अलावा अपना सामान और सेवा भी देनी पड़ती थी जो वहाँ के लोकल लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, जो जमींदार होते थे वहाँ के लोकल, उनको। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस एमर्ज्ड अमंग पीसेंट्स। इसका जो रिज़ल्ट आउट हुआ वो ये हुआ कि जो किसान थे उनके बीच में बंटवारा हो गया आर्थिक और सामाजिक आधार पर, यानी ऊंचा और नीचा होने लग गया।
कि आप ऊंचे हैं और हम नीचे हैं इस तरीके से, या हम नीचे हैं, हम ऊंचे हैं और आप लोग नीचे हैं। तो इस तरीके का जो माइंड सेट था वो बन गया था यहाँ पर एक इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस को लेकर के। कुछ के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी तो कुछ लोग कैटल्स को रखते थे और कुछ आर्टिसनल वर्क करते थे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अलावा। जब मतलब एग्रीकल्चर का टाइम नहीं होता था, या फिर जैसे कि मान लीजिए खेतों में बुवाई कर दी, तो उसके बाद एकदम से तो पौधा बन के नहीं आ जाएगा, तो इतने बीच में वो क्या करते थे, आर्टिसनल वर्क करते थे, जैसे कि टोकरी बनाना, है ना, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो बीच में किए जा सकते हैं। ए सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएट, और सोसाइटी के एक बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस उसमें बन गया था। लोग अलग अलग जाति और सब कास्टेज यानी जैसा उनका ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है और उनका बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से उनको जातियों में बांट दिया गया। और कहीं कहीं पर क्या होता था कि जो जातियों का स्टेटस था वो इन्फ्लुएंस हो रहा था रिसोर्सेज से। देखो एक चीज़ क्या थी कि मान लो एक एरिया में अगर कोई जाति को बहुत ज़्यादा ऊंचा माना जाता है, तो हो सकता है वो जाति का स्टेटस दूसरे जगह पर कम हो, कहीं पर उसका स्टेटस ज़्यादा हो सकता है और कहीं पर कम हो सकता है। ऐसा नहीं था कि सेम जाति जो है हर जगह अपना स्टेटस हाई रखेगी, ठीक है। तो ये जो जाति वाति बनी थी वो उसी टाइम से लोगों के दिमाग में कि ऑक्यूपेशन और उसके आधार पर थी, बाकी और कुछ नहीं था। जातिज framed their own rules and regulations। जाति जो बनी थी वो अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस अपने आप बनाते थे ताकि मेंबर्स को उनके जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और ये जो रेगुलेशन थी इनको मतलब लागू करने वाले लोग कौन थे, तो बड़े लोगों की सभा बैठती थी, असेंबली ऑफ एल्डर्स, वो इनको आगे लोगों को एनफोर्स करवाते थे। एंड डिस्क्राइब सम एरियाज जाति पंचायत, और कुछ जगह पर इसको जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। इसके अलावा जो जातिज होती थी उनके अपने रूल्स तो होते थे, रेगुलेशंस होते थे, इसके अलावा उन्हें गांव के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते थे। और कहीं कहीं पर विलेजेस को चीफटेन यानी कि जो मुखिया होता था उसके द्वारा गवर्न किया जाता था। लेकिन अगर कहा जाए तो ये एक छोटे, इन सबको मिला करके देखा जाए तो स्टेट की एक स्मॉल सी यूनिट थी ये, ठीक है। इसके बाद आपका रीजन एंड एम्पायर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है।